अगर कोई चीज़ भारत को भारत बनाती है तो वो है हमारा कल्चर। और कल्चर की एक फितरत है, ये समय के साथ बदलता रहता है और दुनिया में सरवाइव करने के लिए अच्छे बदलाव बहुत जरूरी हैं। ऐसे में हमारा एक कल्चर है गोल्ड कल्चर। तो आइए जानते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का पुराना तरीका क्या अभी भी उतना इफेक्टिव है या हमें उसका अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। तो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। यार, कोरोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डेल्टा वेरिएंट क्या कम था, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया। भाई साहब, चाइनीज फोन में भी इतना वेरिएंट नहीं आता होगा जितना चाइनीज कोरोना में आ रहा है। इसलिए आप सब भी अपनी स्पीड बढ़ाइए और फटाफट वैक्सीनेशन करवाइए। खैर, टॉपिक पर आते हैं। तो नॉर्मली गोल्ड को हम ज्वेलरी में रखना प्रीफर करते हैं। इसके पीछे का रीजन है एक पंथ दो काज करना। एक तो ज्वेलरी पहनने के काम आ जाता है और दूसरा गोल्ड को भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। पर आज हम एक तीर से दो नहीं, बस एक निशाने लगाएंगे। यानी आज हम बात करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट के लिए फिजिकल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। रही बात गोल्ड ज्वेलरी पहनने के कल्चर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड आई होप कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको गोल्ड बाई करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की। अब यहाँ पे फिजिकल गोल्ड कई तरह का हो सकता है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन्स एक्सेट्रा। इसको रखने के फायदे तो आपको पता ही है कि अगर गोल्ड ज्वेलरी है तो फंक्शन में पहनने के काम आ सकता है, या फिर गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है, या फिर गोल्ड की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है तो इससे एक हमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो अगर पहले फायदे को छोड़ दे तो बाकी सारे फायदे इसके अल्टरनेटिव में भी मिल सकते हैं। तो अब जरा इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों नहीं है। तो सबसे पहला है इम्प्योरिटी और सेफ्टी की प्रॉब्लम। यानी हो सकता है और अक्सर होता भी है कि ज्वेलर आपको 22 कैरेट बोल के 18 कैरेट्स या फिर 14 कैरेट्स का गोल्ड आपके हाथ में दे दे। हालांकि रिसेंटली जो हॉलमार्क पे गवर्नमेंट का नया रूल आया है, इससे काफी हद तक इम्प्योरिटीज वाले फ्रॉड को कम किया जा सकता है। पर सेफ्टी का प्रॉब्लम तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि अगर सोना घर पे रखा है तो चोरी होने का प्रॉब्लम। अगर आपने उसे बैंक के लॉकर में रखा है तो वहाँ पे आपको अलग से लॉकर चार्जेस देने पड़ेंगे। दूसरा डिसएडवांटेज, ये आप 100 या 200 रुपए का सोना नहीं खरीद सकते, यानी कि आपको कम से कम 1 ग्राम का सोना तो खरीदना ही पड़ेगा। तीसरा और सबसे जरूरी, जो खास तौर से गोल्ड ज्वेलरी का एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है कि ज्वेलरी खरीदते समय आपको मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज चार्जेस देने पड़ते हैं, जो मिला के ऑन एन एवरेज 20 to 25% का होता है। वहीं ज्वेलरी बेचते समय कई बार हमको मेल्टिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 4 to 6% का होता है। ये किस तरह से हमारे रिटर्न्स को कम कर देता है, इसके लिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक सोना खरीदने मार्केट में जाते हैं और आज की डेट में 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस 40,000 पर 10 ग्राम है। अब आपको एक हार पसंद आया जिसकी वेट 25 ग्राम की है, तो इस हिसाब से आपको एक हार 1 लाख में मिल जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्वेलर आपसे ऑन एन एवरेज 12% मेकिंग चार्जेस, यानी गहना बनाने के लिए ज्वेलर को जो मेहनत करना पड़ता है उसका चार्जेस, प्लस 10% सपोज वेस्टेज चार्जेस, यानी गहना बनाने के प्रोसेस में जितना सोना वेस्ट हो गया उसका चार्ज भी ज्वेलर आपसे ही लेगा। इस तरह आपको 25 ग्राम सोना खरीदने के लिए 1,22,000 प्लस 3% जीएसटी, यानी 1,25,000 रुपीज देना पड़ेगा, जबकि 25 ग्राम सोने का प्राइस अभी भी मार्केट में 1 लाख रुपए ही है। अब मान लीजिए कि 7 से 8 साल बाद आप गहना बेचने मार्केट जाते हैं और इस समय मार्केट में 50 ग्राम सोने की कीमत 1,50,000 रुपए है। तो क्या आपको 1,50,000 पूरे मिल जाएंगे? तो आंसर होगा जी नहीं। अब ज्वेलर आपकी ज्वेलरी को पिघलाकर वापस प्योर गोल्ड में बनाने का चार्ज भी, यानी मेल्टिंग चार्ज भी आपसे ही लेगा। मान लेते हैं ये चार्ज, यानी मेल्टिंग चार्ज 5% है। तो अब ज्वेलर आपको 1,50,000 माइनस 5% ऑफ 1,50,000, यानी कि 1,42,500 देगा। तो इस तरह से आपका टोटल रिटर्न हुआ 1,42,500 माइनस 1,25,000 डिवाइड बाई 1,25,000, विच इज इक्वल्स टू 14%। जबकि सही मायने में गोल्ड का रिटर्न अराउंड 50% था। अराउंड इसलिए क्योंकि गोल्ड खरीदते समय जीएसटी और बेचते समय लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह देना पड़ता है। तो इस तरह से हमने फिजिकल गोल्ड का एक और डिसएडवांटेज देखा कि इस पर हमें खरीदते समय जीएसटी और बेचते समय कई दूसरे तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। और पांचवा डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमको किसी तरीके का रेगुलर इनकम नहीं मिलता, यानी सोना खरीदने के बाद बीच में हमको मंथली या एनुअली कोई इनकम नहीं मिलता, बस इसे बेचकर ही पैसा रियलाइज किया जा सकता है। और इसका छठा डिसएडवांटेज ये है कि फिजिकल गोल्ड की भारी डिमांड की वजह से इंडिया को इसे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि फिजिकल गोल्ड में हमें कई तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका रिटर्न मार्केट रिटर्न के बराबर नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहले अल्टरनेटिव डिजिटल गोल्ड के बारे में।
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल गोल्ड खरीदने पे आपके हाथ में सोना नहीं मिलेगा, बल्कि डिजिटल फॉर्म में वो सोना आपके अकाउंट में रख दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने पर पैसों की गड्डी आपके हाथ में नहीं आती, बल्कि बस बैंकों में आपके नाम से अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो आइए शुरू से इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। गूगल पे, पेटीएम या फिर जीरोधा जैसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। दरअसल ये कंपनियां सेलर नहीं होती, बस ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहाँ पे हम डिजिटल गोल्ड खरीद या बेच सकते हैं। इंडिया में भी डिजिटल गोल्ड के 3 सेलर हैं। पहला है ऑगमेंट गोल्ड लिमिटेड, दूसरा है MMTC पैम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जब हम प्लेटफॉर्म का यूज करके डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो सेलर उतने अमाउंट के बराबर गोल्ड हमारे नाम से एक सिक्योर्ड वॉल्ट में रख देते हैं, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा इंश्योर्ड भी रहता है। और अगर आपको बेचना हुआ तो आप इसे बेचकर चाहे तो पैसे वापस ले सकते हैं या फिर इसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको डिलीवरी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं डिजिटल गोल्ड के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। पहला बेनिफिट है सेफ्टी और प्योरिटी का। क्योंकि आपके हाथ में सोना आता नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्योरिटी और सेफ्टी का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा कि आप 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है कि इस पे हमें मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज चार्जेस वगैरह भी नहीं देने पड़ते, क्योंकि आपके हाथ में सोना आता नहीं है, ना तो उसमें हमें कोई डिजाइन बिल्ड कराना होता है। और चौथा, ये फिजिकल गोल्ड की तरह ही हम इसे गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। बात अब इसके डिसएडवांटेज की करें तो सबसे पहला है कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे इसकी लिमिट 2 लाख तक होती है, यानी आप 2 लाख से ज्यादा का डिजिटल गोल्ड नहीं खरीद सकते। दूसरा कि इसको गवर्न करने के लिए RBI या सेबी जैसा कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तीसरा कि कुछ केसेस में कंपनी आपको लिमिटेड स्टोरेज पीरियड ही ऑफर करती है, जिसके बाद या तो आपको सोना बेचना पड़ेगा या फिर आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। चौथा ये कि फिजिकल गोल्ड के जैसे ही GST या अदर टैक्सेस भी हमें खरीदते और बेचते समय देना पड़ता है। और आखिरी बात कि चूंकि सेलर कंपनी आपके द्वारा डिमांड किए गए अमाउंट के बराबर गोल्ड खरीद के अपने पास रखती है, और इसलिए इससे ओवरऑल गोल्ड की डिमांड को और इस तरह से गोल्ड इंपोर्ट में भी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए इंडिविजुअल लेवल पर तो डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर इकोनॉमी एज ए होल की बात करें तो शायद ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं अगले अल्टरनेटिव और आई थिंक सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव के बारे में, जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इंडिया में फिजिकल गोल्ड की भारी डिमांड को कम करना, जिससे गोल्ड के हो रहे इंपोर्ट को कम किया जा सके और करंट अकाउंट डेफिसिट को भी बैलेंस किया जा सके, और साथ ही साथ कंज्यूमर को गोल्ड का एक अच्छा ऑप्शन यानी एक अल्टरनेटिव मिल सके। फिजिकल गोल्ड की काफी सारी ऐसी कमियां हैं जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, आइए वो जानते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे RBI इशू करती है, जिसका एक यूनिट 1 ग्राम का होता है, यानी आप कम से कम 1 ग्राम का बॉन्ड ले सकते हैं या फिर उसके मल्टीपल में यानी 2, 3 या 4 ग्राम एक्सेट्रा की यूनिट में बॉन्ड खरीद सकते हैं, जिसकी प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड की होती है। यह बॉन्ड मैक्सिमम 8 इयर्स के लिए इशू होता है। जिनको ये बॉन्ड वगैरह के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनके लिए अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये बॉन्ड और कुछ भी नहीं, बस एक सर्टिफिकेट है। जब गवर्नमेंट आपसे उधार लेती है तो उसके बदले में एक प्रूफ यानी एक सर्टिफिकेट आपको इशू करती है। तो बस इसी को गवर्नमेंट बॉन्ड या सॉवरेन बॉन्ड बोला जाता है। अब चूंकि ये बॉन्ड गोल्ड से रिलेटेड है, इसलिए इसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बोला जाता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि SGB की इशू प्राइस उस समय मार्केट में चल रहे गोल्ड की प्राइस के बराबर होता है। यानी अगर मार्केट में 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस 5000 रुपए है, तो 1 ग्राम की यूनिट वाले बॉन्ड को खरीदने के लिए आपको RBI को 5000 रुपए देने पड़ेंगे, और बदले में RBI आपको वो सर्टिफिकेट यानी SGB इशू करेगा। और जब आप रिडम्पशन के समय बॉन्ड यानी ये सर्टिफिकेट जब RBI को वापस करने जाएंगे, तो RBI बदले में आपको रिडम्पशन के समय मार्केट में चल रहे गोल्ड की प्राइस के बराबर रुपए आपको वापस कर देगा। बात अब इसके रिटर्न की करें तो जहाँ फिजिकल गोल्ड में रिटर्न केवल एक तरीके से मिलता था, वहीं SGB में रिटर्न 2 सोर्सेज से मिलता है। पहला सोर्स जो दोनों में कॉमन है वो है बेनिफिट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन यानी प्राइस बढ़ने से फायदा, और दूसरा सोर्स 2.5% पर एनम का रिटर्न जो हर 6 मंथ्स पे आपको मिलता है। जबकि हमको पता है कि फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड में हमको ऐसा कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं SGB के रिडम्पशन की, तो हम 2 तरीके से बॉन्ड के बदले में पैसा वापस पा सकते हैं। पहला है सेकेंडरी मार्केट में सेल करके। तो सेकेंडरी मार्केट में सेल करने के लिए जरूरी है कि हमारा बॉन्ड डीमेट अकाउंट में हो। अब SGB को डीमेट अकाउंट में कैसे रख सकते हैं, उसके लिए यूट्यूब पे सर्च करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो फाइनल रिडम्पशन यानी कि 8 साल से पहले हम कभी भी सेकेंडरी मार्केट में SGB को परचेज या सेल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये बात क्लियर करना जरूरी है कि सेकेंडरी मार्केट में SGB की प्राइस मार्केट में चल रहे 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड की प्राइस से अलग हो सकता है। दूसरा तरीका है RBI के पास रिडीम करने का, यानी बॉन्ड RBI को वापस करके आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो इसके लिए रूल ये है कि 5 साल के बाद आप कूपन पेमेंट डेट पर बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं। अब बात टैक्सेशन की करें तो इसे परचेज करते समय आपको GST नहीं पे करना पड़ता।
और अगर हम इसे लास्ट में रिडीम करें यानी 8 साल बाद रिडीम करें तो इस पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ता, जो कि फिजिकल गोल्ड के केस में एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता था। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ हमें मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज चार्जेस नहीं देना पड़ता, जैसे गोल्ड ज्वेलरी के केस में हमें एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी। दूसरा कि यहाँ पे भी सोना आपके हाथ में नहीं मिलने वाला, इसलिए यहाँ पे सेफ्टी और प्योरिटी का इशू नहीं आता। तीसरा, जो हमने पहले ही देख लिया कि यहाँ कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता, और अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें तो LTCGT यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना पड़ता, जो फिजिकल और डिजिटल गोल्ड के केस में हमें देना पड़ता था। चौथा कि फिजिकल गोल्ड की तरह ही आप इसे गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। पांचवा कि अगर आपने डिमिट फॉर्म में SGB को रखा है तो इसे सेकेंडरी मार्केट में आसानी से ट्रेड भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ लिक्विडिटी उतनी हाई नहीं होती, पर जैसे लोग जागरूक होंगे और SGB में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इससे हमको 2.5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट भी मिलता है, जो गोल्ड के किसी भी अल्टरनेटिव्स में हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये रहे इसके कुछ एडवांटेजेस। अब बात इसके लिमिटेशन की करेंगे। तो पहला लिमिटेशन है कि 5 साल से पहले हम इसे रिडीम नहीं कर सकते और 8 साल के बाद हम इसे होल्ड नहीं कर सकते। 8 साल के बाद हमें इसे रिडीम करना ही पड़ेगा। दूसरा लिमिटेशन कि सेकेंडरी मार्केट में इसकी लिक्विडिटी लो रहती है। तीसरा कि इंडिविजुअल लेवल पर SGB को मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 kg तक बाई कर सकते हैं। और चौथा इसका लिमिटेशन है कि सेकेंडरी मार्केट में हाई लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से इसकी प्राइस मार्केट में चले 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड की प्राइस से अलग हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिजिकल गोल्ड में जहाँ पे हमें काफ़ी सारे चार्जेस पे करने पड़ते थे, वहीं पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें बहुत सारे चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। इस तरह से इस पे हमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है और बीच बीच में इससे हमें रेगुलर इनकम भी मिलता रहता है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतर ऑप्शन लगता है। हमने यहाँ पे फिजिकल गोल्ड के कुछ और अल्टरनेटिव्स जैसे गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड के बारे में डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि ये मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें काफ़ी सारा रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन हम आम लोगों के लिए इतना प्रेफरेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि अगली बार आप जब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आप इन ऑप्शंस को भी कंसीडर करेंगे। हमारा काम था आप तक नॉलेज पहुँचाना, डिसीजन लेना आपका काम है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिए, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। धन्यवाद।